पिछले कई रातों से राजकुमारी अन्वेषा बस एक ही सवाल में खोई रहती थी। महल के उस पुराने पेड़ पर रात के हर पहर आने वाला वह पक्षी आखिर क्या कहना चाहता है। यह कहानी है राजकुमारी अन्वेषा की, जो चंद्रप्रस्थ नामक देश के पराक्रमी राजा विक्रांत देव की पुत्री थी। उसके नयन नक्श ऐसे थे कि चांद को भी फीका कर दें। उसकी चाल में जन्मजात राजसी गरिमा थी, जैसे हर कदम के साथ हवाएं भी सम्मान में झुक जाती हों। वह न सिर्फ रूपवान थी, बल्कि समझदार और नई बातों को जानने की गहरी जिज्ञासा से भरी रहती थी। महल में उसके कमरे की बालकनी के पास एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों में 4 अलग अलग तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबो का, अब हम करबो का, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। इन बातों का अर्थ जानने को उत्सुक राजकुमारी अन्वेषा पिछले कई रातों से जागकर यह पता लगाने की कोशिश में थी, पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातों का आखिर असली मतलब क्या है। रात के हर पहर में पक्षी आता और अपनी बात कहता। अन्वेषा बड़े ध्यान से उस पक्षी के हर शब्द को पकड़ने की कोशिश करती, फिर भी किसी भी शब्द का अर्थ उसके समझ में नहीं आ रहा था। उस पक्षी के रहस्यमयी शब्दों ने उसकी नींद हराम कर रखी थी। वह उसी सोच में, उदासी और जिज्ञासा के बीच झूंझने लगी। पूरी रात अगले पहर में फिर से पक्षी के आने का इंतजार करती। पक्षी आता, कुछ कहता और चला जाता, लेकिन राजकुमारी अन्वेषा के लिए सब रहस्य ज्यों का त्यों ही रह जाता। आखिर यह बात राजा विक्रांत देव तक पहुंचने से कब तक बची रहती। चिंतित होकर उन्होंने तुरंत अपने पुरोहित को बुलाया, जो जाति से ब्राह्मण था। राजा विक्रांत देव ने उसे कहा, आदरणीय पंडित जी, मेरी पुत्री कई रातों से न तो सो पाई है और न ठीक से अन्न जल ग्रहण कर रही है। न जाने उस पक्षी की पहेलियों में कौन सा विष छिपा है जो उसे भीतर तक खाए जा रहा है। इस समय तुम्हारे ज्ञान से बड़ा सहारा और किससे लूं? पुरोहित ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, जो भी सुना है कृपा कर स्पष्ट कहें। राजा ने चारों पहरों की बातें एक एक कर सुनाई। सब सुनकर पुरोहित का मुख सूख गया। महाराज, ये पहेली साधारण नहीं प्रतीत होती। मेरे समस्त विद्याभूषित ज्ञान से भी इसका अर्थ तुरंत निकाल पाना कठिन है। राजा ने कहा, तो फिर समाधान ढूंढो। पंडित जी, मुझसे मेरी पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही। पुरोहित गहरे असमंजस में पड़ गया और बोला, महाराज, कुछ समय की मोहलत दें, शायद मनन और अध्ययन से कोई मार्ग मिल जाए। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाकर अनुमति दी और पुरोहित भारी मन, उलझे विचारों और धीमे कदमों के साथ अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर भी उसके मन में राजकुमारी द्वारा पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। उसने बहुत सोचा, कई किताबों के पन्ने पलटे, पर उसे कोई पहेली का पूर्ण अर्थ नहीं मिला जिसे वह राजा के समक्ष रख सके। इसी बीच अजीब सी उलझन में फंसे ब्राह्मण के लिए उसकी पत्नी पानी लेकर आई। आज से पहले ब्राह्मणी ने अपने पति को इतना परेशान कभी नहीं देखा। वह चिंतित स्वर में बोली, आप इतने घबराए हुए क्यों लगते हो जी? मुझे बताओ, बात क्या है? पुरोहित ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं तुम्हें, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी है। बात यह है कि महल के आंगन में राजकुमारी के कमरे के पास एक बकौली का पेड़ है। वहां रोज रात एक अजीब सा पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजकुमारी उन बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। उनमें छिपे रहस्य को जानने की उसकी जिज्ञासा इतनी बड़ी थी कि उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। इन सब के चलते राजा ने मुझसे पूछा
लेकिन वे पहेलियां मेरी समझ से परे निकल गई। अब उसे जाकर क्या उत्तर दूं? बस यही चिंता मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। ब्राह्मणी बोली, स्वामी, वो पक्षी आखिर कहता क्या है? जरा मुझे भी सुनाइए। पुरोहित ने चारों पहरों की चारों बातें ज्यों की त्यों उसे सुना दी। सुनते ही ब्राह्मणी हंस पड़ी। अरे, इसमें कठिनाई ही क्या है? इसका अर्थ तो मैं अभी बता दूं। आप चिंता न करें स्वामी, जाइए और राजा को कह दीजिए। पक्षी की बातों का जवाब मैं बताऊंगी। ये सुनते ही पुरोहित की आंखों में चमक लौटी। वह तुरंत महल की ओर चल पड़ा और राजा विक्रांत देव के सामने जा पहुंचा। बोला, महाराज, पक्षी की पहेलियों का अर्थ मेरी स्त्री बता सकती है। यह सुनकर राजा ने बिना देर किए ब्राह्मणी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। कुछ ही समय में ब्राह्मणी महल पहुंची। राजकुमारी अन्वेषा ने उसे आदर से आसन दिया और सारी बात विस्तार से सुना दी। संध्या हुई। सभी रात्रि के पहले पहर का बेसब्री से इंतजार करने लगे। पहला पहर लगते ही हमेशा की तरह वह पक्षी आया और बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजकुमारी ने कहा, पंडितानी, सुन रही हो? ये पक्षी क्या बोल रहा है? पंडितानी धीरे से बोली, हाँ राजकुमारी अन्वेषा, सुन रही हूँ। वो अधकट बात कहता है। लगता है ये पक्षी किसी विद्वान का पाला पोसा है। पक्षी जो अधूरी पहेलियां बोलता है, वो दरअसल एक पूरी चौपाई का आधा भाग है राजकुमारी। मानो अपने मालिक की कोई गूढ़ पहेली यहाँ आकर आधी अधूरी दोहरा देता हो। राजकुमारी ने पूछा, अधकट बात कैसी? मैं कुछ समझी नहीं। पंडितानी हंसकर बोली, पूरी चौपाई इस प्रकार है। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीश। माता ओकी जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं। किस मुख दूध पिलाऊं? इसका अर्थ है, लंका में रावण का जन्म हुआ है। उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर हैं। उसकी माता कैकेसी सोच में पड़ गई। अब किस मुख से उसे दूध पिलाऊं? ये सुनते ही राजकुमारी तो चौंक ही उठी, पर पुरोहित भी सन्न रह गया। राजा विक्रांत देव से लेकर किसी भी दरबारी को विश्वास ही न हुआ कि इतनी कठिन पहेली का अर्थ कोई स्त्री इतनी सहजता से बता दे। उधर राजकुमारी के चेहरे पर अजीब सी खुशी तैर गई, जैसे मन का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। पक्षी एक पहेली कहकर चला गया। राजकुमारी, ब्राह्मणी, पुरोहित और राजा के साथ साथ कई दरबारी और आम लोगों ने दम साधे अपनी नजरें दूसरे पहर के इंतजार में टिका लीं। दूसरा पहर शुरू होते ही वह पक्षी आया और नित्य नियम से दूसरी पहेली दोहराते हुए बोला, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। ब्राह्मणी बड़े ध्यान से उस पहेली को सुनती रही। इसी बीच जिज्ञासा में डूबी राजकुमारी तुरंत पूछ बैठी, इसका क्या अर्थ है पंडितानी? राजकुमारी, पक्षी की ये आधी अधूरी पहेली जैसी लगने वाली बात दरअसल एक पूरी चौपाई का टुकड़ा है। पूरी चौपाई तो इस प्रकार है। घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी। ऐसो कहूं न दीख। इसका अर्थ ये है कि सारी धरती, सारे द्वीप, चारों दिशाएं घूम आओ।
पर बिना चिंता वाला मनुष्य इस पूरे संसार में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हर किसी के मन में कोई न कोई चिंता सदैव लगी ही रहती है राजकुमारी। ब्राह्मणी की बात सुन राजकुमारी पल भर को ठिठक कर रह गई, मानो वह बात दिल की गहराइयों में उतर गई हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अद्भुत पंडितानी। तो ये पहेली मनुष्य की व्यथा के बारे में बताती है। सच ही तो है, इस धरती पर बिना चिंता का मनुष्य है ही कहाँ। उधर वह पक्षी तो अपनी पहेली कहकर उड़ चुका था और इधर आगे की बात जानने की जिज्ञासा में बंधे महल के सभी लोग तीसरे पहर के इंतजार में जमे रहे। राजकुमारी के साथ साथ महल के अन्य लोगों की आंखें भी उस पक्षी के इंतजार में तरस रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद रात्रि का तीसरा पहर लगा। अपनी आदत से मजबूर वह पक्षी फिर आया और रोज की तरह तीसरी पहेली दोहराते हुए बोला, अब हम करबू का। पंडितानी ने पक्षी की पहेली बड़े ध्यान से सुनी। राजकुमारी की जिज्ञासा को वह भली भांति जानती थी। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ पूछती, पंडितानी मुस्कुराते हुए स्वयं ही बोली, राजकुमारी, इस तीसरी पहेली की पूरी चौपाई कुछ इस प्रकार है। अल्प वय की कन्या साठा गई ब्याह, बैठी करम बिसुरती अब हम करबू का। इसका क्या अर्थ है पंडितानी? पंडितानी बोली, इसका अर्थ है, यदि किसी कारण अल्प वय की कन्या को 60 बरस के वृद्ध के संग बांध दी जाए तो विवश होकर अपने कर्म को कोसती हुई वो यही कहती है, अब मैं क्या करूं? राजकुमारी मुस्कुरा उठी और बोली, ये तो विवशता की व्यथा है पंडितानी। हाँ, अब समझ में आया कि पक्षी ऐसा क्यों कहता है। अब हम करबू का। पंडितानी ने स्नेह भरी दृष्टि से राजकुमारी को देखा और बोली, हाँ राजकुमारी, अनचाही घटनाओं के कारण जब जीवन हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं देता, तब हमारा मन हम ही से यही पूछता है, अब मैं क्या करूं? बस पक्षी वही मन बोल रहा है। इन बातों के साथ ही पक्षी अपनी पहेली कहकर उड़ चला। पीछे रह गई वह जिज्ञासा जिसने महल के सभी लोगों की नींद हराम कर दी थी। अब सब रात्रि के चौथे पहर और अगली अंतिम पहेली के इंतजार में बैठ गए।